देखो ये हिंदी का टीजीटी का पेपर है अभी जो आया है केवीएस में 2023 में 14 तारीख को हुआ है। और जैसा आपको पता ही है कि क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो ये बहुत उपयोगी वीडियो होगी। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मान के चलिए कि 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो हो गया हमारा काम। तो कुछ देखो, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इन कोहलवर्थ थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट ऑन चाइल्ड इज अज्यूम्ड। कि अगर बच्चा में इन्फ्लुएंस हो रहा है चाइल्ड का तो वो कौन सी स्टेज में आएगा, वो कन्वेंशनल में आएगा, पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा, प्री में और कॉन्क्रीट में। तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो प्री में आएगा। अगर इन्फ्लुएंस बच्चा हो रहा है तो वो प्री कन्वेंशनल में आएगा, और नहीं होता तो फिर वो पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल में चला जाता। इसका आंसर तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द होम स्कूलिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ द चाइल्ड पर्सनैलिटी मे बी लेस डेवलप। कि अगर होम स्कूलिंग कराते हैं बच्चे को तो कौन सा पर्सनैलिटी का कौन सी डायमेंशन है इसमें से पर्सनैलिटी का जो कम होगा। देखो क्योंकि हमें पता है कि स्कूल एक वो स्कूल में जाने की और घर में रहने में अंतर ये आ रहा है कि अगर स्कूल में जाता है तो सोशलाइजेशन कम होगा, क्योंकि सेकेंडरी जो है एजेंसी है सोशलाइजेशन की वो स्कूल है। अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो सोशलाइजेशन कम होगा। वैल्यूज़ तो घर भी सीख सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट तो जॉइंट फैमिली है, तो खेल है, पड़ोस है, तो वहाँ से हो ही जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव ग्रोथ हो ही रहा है अगर पढ़ रहा है तो। सोशलाइजेशन कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किशोरों में संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा में चर्चाओं और क्रियाओं में अधिमानत किस पर ध्यान अधिक देना चाहिए। कि बोला कीपिंग इन द व्यू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोसेंस का कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए द क्लासरूम डिस्कशन एंड एक्टिविटीज शुड बी प्रिफियरली फोकस ऑन। कि क्लासरूम की एक्टिविटी किस पे ध्यान देना है, इंट्यूटिव थॉट पे। ये बहुत सिंबॉलिक थॉट और इंट्यूटिव थॉट ये बहुत छोटे की स्टेज है, ये बाल्यावस्था में करते हैं और चाहे अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड में होते हैं। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया है तो उनमें क्या हो गया है, बुद्धि का विकास हो गया है। बुद्धि का विकास हो गया है, मोरल रीजनिंग आ गया है। तो मोरल रीजनिंग क्यों उनका मोरल रीजनिंग ही क्यों उनका, तो मोरल रीजनिंग नहीं, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलपमेंट होगी। उनमें कैसी एक जर्नलाइजेशन की पावर होगी, है वो अपने आप में अब जर्नलाइज भी करने लगे हैं चीज़ों को और वो नियम बना सकेंगे। तो अब नियम से अब उधर चलेंगे, उदाहरण की तरफ है। उल्टा हो जाता है इसमें, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ टीचर फाइंड दैट एडोलेसेंट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। अगर एक टीचर फाइंड करता है एडोलेसेंट स्टूडेंट को कि वो लर्न बाय ऑब्जर्वेशन कर रहा है, दिस इज लर्न कैसा है। अगर लर्न बाय ऑब्जर्वेशन है तो ऑफकोर्स ही बात है वो कहाँ से, बंडूरा से विकारियस लर्निंग होगा। विकारियस लर्निंग का मतलब है सेकेंड हैंड लर्निंग। सेकेंड हैंड लर्निंग का मतलब है एक दूसरे से चीज़ों को सीखना। एक बच्चा कर रहा है, हम सीख जाते हैं। जैसे किसी ने मेडल जीता तो हमें भी मोटिवेशन आ जाता है कि हम भी बने। तो ये दिस इज़ एग्जांपल ऑफ विकारियस लर्निंग। अगला देखेंगे, फास्ट चलेंगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और हमें बस आंसर ही देखना है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अ टीचर टॉट द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक बच्चे को कंसेप्ट सिखा देता है। द टीचर वांट्स टू इंश्योर दैट द कंप्लीट लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज़ टेकन प्लेस, इट कैन बी वेरीफाइड इफ द स्टूडेंट आर एबल टू। फोटोसिंथेसिस का फोटोसिंथेसिस का क्या पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया है। टीचर ये चाहता है कि छात्रों में पूर्ण अधिगम प्राप्त किया है, इसका एक वो सत्यापन करना चाह रहा है, वेरीफाई करना चाहता है। तो डिफाइन द प्रोसेस ऑफ, वो बच्चा डेफिनेशन दे जाए फोटोसिंथेसिस की, वो एक्सप्लेनेशन कर जाए कि फोटोसिंथेसिस का डायग्रामेटिकली कैसा है, वो डायग्राम बना के फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करे। बट डिस्क्राइब द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज नीड ऑफ प्लांटेशन। ये है इम्प्लीकेशन बता सके फोटोसिंथेसिस का, सोशल इम्प्लीकेशन बता सके और नीड द डिफरेंस बिटवीन एन ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस एंड हाइड्रोट्रॉफिक। डिफरेंस बता सके कि वो ऑटोट्रॉफिक क्या है, हाइड्रोट्रॉफिक है। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इससे बेटर हमको कौन लग रहा है। अगर इसमें तीसरा ऑप्शन नहीं होता तो हम फोर्थ के साथ जाते हैं, अंतर बताए। अंतर को कौन बता पाता है, जिसने समझ लिया हो वही तो अंतर बता पाएगा। और डेफिनेशन करना और चित्रों का ये तो रट के भी बता सकते हैं, ये तो नॉलेज है। नॉलेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होता है और अंडरस्टैंडिंग से ऊपर ये एनालिसिस होता है। एनालिसिस तो से बढ़िया हम तो ये कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल यूज कर पा रहा है, वो प्रैक्टिकल यूज कर पा रहा है, तो प्रैक्टिकल यूज के साथ हम जाएंगे। ये आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी में का एक प्रैक्टिकल सवाल है ही। इन द कंटेस्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगिन ड्यूरिंग द गैस्टेशन एंड कंटिन्यूस थ्रू ऑफ द चाइल्डहुड। देखो गैस्टेशन से शुरुआत हो रहा है
और चाइल्डहुड तक जा रहा है, ऐसा कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट है इन कंटेक्स? मोटर डेवलपमेंट क्या गैस्टेशन से होता है और चाइल्डहुड तक जाता है? नहीं तो वो आगे तक भी जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्स एक्शन जन्म से ही होते हैं और अंत तक रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जन्म गैस्टेशन से डेवलपमेंट होता है और ये आगे तक भी जाता है, इसमें नहीं। सेंसरी जो डेवलपमेंट है वो चाइल्डहुड तक रहता है, आगे तक हमारा दूसरा डेवलपमेंट प्री ऑपरेशनल हो जाता है। तो सेंसरी डेवलपमेंट, हमारा सेंसों का डेवलपमेंट हम गैस्टेशन और चाइल्डहुड के बीच में होता है। ये इसका आंसर होगा, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। द अमोंग द ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट, प्रोसेस कैसा होता है इमोशनल डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है? लीनियर होता है, साइक्लिक होता है, रेक्टिकुलर, पैराबोलिक होता है। लीनियर माने एकदम प्लान होता है, इमोशन बिल्कुल प्लान होंगे। एक होता है साइक्लिक, एक होता है रेक्टुलर, एक पैराबोलिक। पैराबोलिक माने ऊपर नीचे, कभी नेगेटिव इमोशन कभी पॉजिटिव इमोशन, लेकिन ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और सरल रेखीय और रेखीय तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चक्रीय चक्रीय यहाँ पे चक्रीय ही होगा। इसका आंसर होगा साइकिल। साइकिल क्यों होगा? क्योंकि ये साइकिल का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिव। ये रिपीट होकर हमारे इमोशन होते हैं, डेवलप होते हैं। एक क्या होता है कि साइकिलिक में क्या होता है कि कोई भी चीज़ रिपीट होगी और वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। तो साइकिलिक है, हमारे इमोशंस वो रिपीट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। तो इसका आंसर दूसरा ही हो जाएगा। अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्टर एंडिंग नेचर? कैसा नेचर है कि वो मानव में निम्न में से कौन सा कभी समाप्त नहीं होने वाला ऐसा कौन सा नेचर है कि जो कभी समाप्त नहीं होता? क्या मैच्योरेशन समाप्त हो जाती है? हाँ, प्यूबर्टी आ जाती है, मैच्योरेशन समाप्त हो जाती है, दोनों ही है, प्यूबर्टी और मैच्योरेशन दोनों। ग्रोथ भी एक हद तक हमारी समाप्त हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ये हमारे इसका आंसर ये हो जाएगा। कंसेप्चुअली द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिम। देखो इसका आंसर क्या होता है, सेम है, डिफरेंट है, अपोजिट है और सिनोनिम्स है। इसका आंसर क्या जाता है? इसका आंसर जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट वैसे तो सेम है ही नहीं, और ये कंसेप्चुअली पूछा है, कंसेप्चुअली तो सेम नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन में थे, एक ऑप्शन भी ये मिले कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिम्स, और आपको चौथा ऑप्शन ऐसा मिला वो जो गलत है, तो हम सिनोनिम्स इसको मान सकते हैं। तो ये कभी आंसर इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट का सिनोनिम्स जाता है और कभी इसका जाता है डिफरेंट। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली पूछा है तो इसका आंसर दूसरा ही हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, ये सीक्वेंसली मीन डेवलपमेंट। देखो इसका आंसर ये है, अनुक्रमता का अर्थ का विकास क्या होता है? देखो सीक्वेंसी का मीन क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस में चल रहा है, लीनियर होगा नहीं। आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, लीनियर क्यों नहीं हो सकता? सीक्वेंस का मतलब होता है एक ऑर्डर में चलना। जैसे आपका सेंसरी है, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट है, वो है क्या नाम है, कॉन्क्रीट है और अमूर्त है। तो ये लीनियर है, प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है। तो ये प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि देखो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं है। सीक्वेंस का मतलब ऑर्डर होता है और प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव माने भी ऑर्डरली होता है। प्रोग्रेस में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती 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 आगे बढ़ती जाती है, इंक्रीमेंटल होता है। क्या ये डेवलपमेंट इंक्रीमेंटल होता है? जन्म से लेके और मृत्यु तक क्या बढ़ता ही चला जाता है? बिल्कुल बढ़ता नहीं है, लेकिन इसलिए प्रोग्रेसिव नहीं है यहाँ पे। और लीनियर और कोहेरेंट तो था ही नहीं, इसलिए ऑर्डरली होता है। ऑर्डरली माने एक ऑर्डर में चलता है, डेवलपमेंट एक ऑर्डर में चलता है, कि स्टेजों में चलता है। और प्रोग्रेसिवली होगा नहीं, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल हमेशा ही नहीं रहता। इसका आंसर कैसा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, देखो, विच विच इज़ नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग। पिलर नहीं है, एक लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, लर्निंग टू लिव टुगेदर। देखो ये सिंपल से 4 पिलर होते हैं। ये तो रटने वाला क्वेश्चन था। लर्निंग टू लर्न होता है, लर्निंग टू नो होता है, लर्निंग टू डू होता है, लर्निंग टू लिव टुगेदर होता है। लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होता। ये हमारा SDG जो जो 17 था, जो हमने 2015 में अडॉप्ट की हैं, 2030 तक हमने उन्हों को पूरा करने के लिए हम कमिटेड हैं, और 2015 में अडॉप्ट किए हैं, 2030 में हम समाप्त करेंगे। SDG 4 है जो इक्वालिटी की बात करता है, एजुकेशन की इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है कि हम इंक्लूसिव करेंगे एजुकेशन को, हम एक्सेसिबल भी बनाएंगे, और हम इक्विटी सबको भी देंगे और इक्विटी बेस पे रखेंगे। ये SDG 4 के गोल हैं, और ये 2030 तक पूरे करने हैं। तो उसमें ये आता है कि लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नहीं आता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, विच वन इज़ नॉट अ रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेट मीनिंग मेकिंग लर्निंग। कि एक टीचर का रोल नहीं है कि मीनिंग मेकिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करने का। देखो, क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन वुड फील फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज।
कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ बच्चे अपना व्यू को एक्सप्रेस कर पाएँ फ्री। ये तो है हैविंग इंटीमेट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक। इसको देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ईच स्टूडेंट परसेप्शन ऑन इशू फॉर बेनिफिट ऑल स्टूडेंट बेनिफिट अनमाइंड ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ईच स्टूडेंट इन द रिलेशन टू एक्टिविटी। देखो हैविंग इंटीमेट नॉलेज टू, देखो हमको नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए स्टूडेंट की क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, पर्सनालिटी, उनके बारे में हमको नॉलेज रहेगी तभी हम अपने नॉलेज को क्या इम्पार्ट कर सकेंगे, हम जो ट्रांजेक्ट कर रहे हैं नॉलेज को वो अच्छे से कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ईच परसेप्शन ऑन द इशू फॉर बेनिफिट फॉर ऑल। देखो कि हम बच्चों के परसेप्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो बेनिफिट होगा। परसेप्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे ये थोड़ा सा डाउटफुल है, परसेप्शन ना होता तो चलता, लेकिन अगला ही ऑप्शन देखो बहुत ख़राब है, बीइंग अनमाइंडेड। अनमाइंड रहेंगे हम, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ईच चिल्ड्रन। देखो हमने जो एक्टिविटी कराई है उसके बच्चों का प्रीवियस एक्सपीरियंस को हम बिल्कुल अनमाइंड करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर नहीं होता तो मैं तीसरे के साथ जाता। देखो एक अर्थ निर्माण अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक अध्यापक की भूमिका कौन सी नहीं है। यहाँ देखो क्रिया के संबंध में प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव की परवाह न करना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे देखो तीसरा, सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए किसी मुद्दे पर प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्यक्ष ज्ञान को रिकॉर्ड करना। परसेप्शन को रिकॉर्ड करना है, परसेप्शन का मतलब क्या है, जो सेंसरी सेंसेस के द्वारा ज्ञान लिया है उसको रिकॉर्ड करना कि कहाँ जा रहा है, तो ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेप्शन में कौन सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो 53 अगला क्वेश्चन चलेंगे। विच वन ऑफ द मेथड इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रीजनिंग एंड रिजल्टिंग फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ द सर्टेन एबिलिटीज स्किल्स एंड एटीट्यूड। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लग रहा है, रीजनिंग लग रहा है। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिंग पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कोई ना कोई चीज़ों को कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लग रहा है, रीजन रहा है रिजल्ट फ्रॉम द अचीवमेंट सर्टेन एबिलिटीज, जिससे हम क्या करेंगे, एबिलिटीज स्किल एंड एटीट्यूड सीखेंगे। देखो प्रोजेक्ट मेथड में हम कुछ पास एक्सपीरियंस हम प्रोजेक्ट मेथड देखते हैं होगा कि नहीं होगा। प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्ले मेथड। जहाँ हमको सबसे ज़्यादा थिंकिंग लग रही है, हमको प्रोजेक्ट मेथड में ज़्यादा थिंकिंग नहीं लगती, हमको प्रोजेक्ट देते हैं उसको करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कन्फ्यूजन होगा। प्ले मेथड में भी ज़्यादा थिंकिंग लगती नहीं है, लेकिन डिस्कवरी मेथड में हम नया बनाते हैं, उसमें हमारा उससे बेटर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व में हॉट से लगता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग लगता है। हायर ऑर्डर थिंकिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, तो इसके साथ यही ऑप्शन जाएगा। हॉट से लगता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगती है, और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है जिसमें हम पास एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करके रीजनिंग स्किल रिजल्ट और हम एटीट्यूड एबिलिटीज और स्किल का डेवलप कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका जाएगा तीसरा। बहुत तेज़ी से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि टाइम तो है नहीं इतना, पेपर भी है परसों। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में नॉट बी प्रमोटेड, कि ये जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है बाउंड्री वाली, मे नॉट बी प्रमोटेड बाई, देखो प्रोवाइडिंग रिवार्ड, डिस्कसिंग आउटकम्स ऑफ सच लर्निंग विद स्टूडेंट, अवॉइडिंग रिहर्सल, इनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर सेल्फ असेसमेंट। देखो तीनों चारों में से एक नेगेटिव दिख रहा है, और अवॉइडिंग रिहर्सल, हम रिहर्सल को अवॉइड करके ऑब्जर्वेशन लर्निंग को प्रमोट नहीं कर सकते, तो इसलिए आंसर ये जाएगा तीसरा। देखो हम रिवार्ड करेंगे तो कोई ऑब्जर्व लर्निंग हम अच्छे से करवा सकते हैं। डिस्कसिंग आउटकम्स सच लर्निंग विद द स्टूडेंट, आउटकम्स बच्चे के साथ हम डिस्कस करेंगे तो भी ऑब्जर्वेशन लर्निंग ज़्यादा बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा। इंकरेजिंग स्टूडेंट टू सेल्फ, जब इंकरेज कर रहे हैं स्टूडेंट को सेल्फ एलिजमेंट का, वहाँ भी प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रही है। प्रोवाइडिंग अवार्ड, वहाँ भी प्रोग्रेस दिख रही है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग अवॉइड रिहर्सल प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो नहीं होगी, ये हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वही आंसर जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग करिकुलम, करिकुलम को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी अप्रोच कॉमनली यूज नहीं की जाती। टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर और चाइल्ड सेंटर, लव सेंटर। हमारा जो एम ऑफ एजुकेशन है वो डिसाइड करता है हमारा कौन, हमारा सोसाइटी डिसाइड करता है, हमारा समाज डिसाइड करता है, हमारी सरकारें डिसाइड करती है, हमारा फिलॉसफी डिसाइड करती है, हमारी साइकोलॉजी डिसाइड करती है, और एक रिसर्च और डेवलपमेंट हमारा आज की नीड है वो करती है। 21st स्किल, बहुत सारी चीज़ें हमारे करिकुलम का डेवलपमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसमें लाइफ सेंटर्ड होगी,
करिकुलम हमारा लाइफ सेंटर होना चाहिए, जीवन में काम आना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए और सब्जेक्ट सेंटर होना चाहिए। टीचर सेंटर होने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। करिकुलम निर्माण करेंगे टीचर के हिसाब से करेंगे तो ये आंसर बिल्कुल दिख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है। कंपिटेंसी इज ए लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कंपिटेंसी कैन बी इवेलुएट। एक्टिविटीज आर की टू अचीव competency. There is no role of remedial टीचिंग इन कॉम्पिटेंसी बेस अप्रोच। देख कॉम्पिटेंसी एक लर्निंग का ऑब्जेक्ट है। कॉम्पिटेंसी माने क्या है? नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड हम जो सीखते हैं वो क्या है? हमारा कॉम्पिटेंसी है। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल है। जब नॉलेज और ये हम सीख रहे हैं सारी चीज़ों को तो लर्निंग ऑब्जेक्ट होगा। कॉम्पिटेंसी कैन बी इवेलुएटेड। नॉलेज सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं तो भाई इवेलुएट हो सकता है, आराम से हो सकता है। ये एक्टिविटीज़ आर की टू अचीव। एक्टिविटीज़ कराएंगे हम कॉम्पिटेंसी। आउटकम ये हमारा क्या है? कॉम्पिटेंसी में क्या मिनिमम लेवल लर्निंग को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसमें ये प्रोडक्ट सेंटर ज़्यादा होती है तो आउटकम्स पे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन रेमेडियल टीचिंग का कोई इसमें बेस ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जब नॉलेज स्किल हम दे रहे हैं, एटीट्यूड और परसेप्शन हम बच्चे में डेवलप कर रहे हैं तो रेमेडियल टीचिंग गैप ढूंढेंगे और उनको दूर करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। और हालांकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इसमें है, कॉम्पिटेंसी में जब बेस एजुकेशन होती है उसमें हम सबसे ज़्यादा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही करते हैं। हमको आउटकम्स तक कैसे ना कैसे पहुंचना ही होता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर नज़र ही आ रहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? कौन सा इनमें से सत्य है? देखते हैं, सत्य की खोज करते हैं। चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ लर्निंग 2 और मोर लैंग्वेज एट अ टाइम। बच्चे 2 और मोर लैंग्वेज एक टाइम पे कैपेबल है लर्निंग के, बिल्कुल सही बात है। होम लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट कैन सीरियसली इंटरफियर विद देयर फॉर्मल लर्निंग एंड देयर शुड नॉट बी मेड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। होम लैंग्वेज है, फॉर्मल लर्निंग को इंटरफियर करती है। देखो ये आंसर नहीं है। फिर भी आगे हम चलते हैं। इम्प्लीमेंटिंग 3 लैंग्वेज फॉर्मल मे बी क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स डिफिकल्टीज इन सिस्टम। ये बिल्कुल गलत है। क्या 3 कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम में डेवलप करता है? नहीं करता। मल्टी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज ए रिसोर्स इन इंडिया, कैन नॉट बी यूज्ड। ये भी सही गलत है। लेकिन हमारा फिर तो पहला ही आंसर है इसका कि चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ लर्निंग 2 और मोर लैंग्वेज। बालक एक समय पर 2 या 2 से अधिक भाषा सीख सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग? देखो एक्सपीरियंस लर्निंग की स्ट्रेंथ नहीं है। पहला ऑप्शन इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, रियल लर्निंग इन्वायरमेंट, रिजिडिटी और लर्निंग सेंटर अप्रोच। देखो एक्सपीरियंस लर्निंग में हम एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई एक्टिविटी होगी, हम एक्सपीरियंस करके सीखते हैं तो वो स्टिमुलेट करती है लर्निंग को, बिल्कुल करती है। क्या एक्सपीरियंस हम जैसे साइमल्टेनियस होता है ना, जैसे कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन को हम एरोप्लेन का जो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं तो ऐसा तो नहीं है हम एरोप्लेन उनको वहाँ पे चला के दिखाएंगे, चला के दिखाओगे तो क्रैश कर देगा। तो उनको साइमल्टेनियस दे दिया जाता है। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनको एक ऐसा चीज़ें बनाई जाती है उनको फील कर सके और एक्सपीरियंस कर सके, ट्रूली वही चीज़ को फील कर सकते। तो एक्सपीरियंस में भी हमको क्या करेंगे? रियल लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, बिल्कुल सही है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिडिटी नहीं होता। रिजिडिटी वैसे भी नेगेटिव वर्ड है कि हम एक ही चीज़ को लेके बैठे रहें। और लर्नर सेंटर अप्रोच तो बिल्कुल है क्योंकि एक्सपीरियंस चाइल्ड सेंटर है। तो ये हिंदी में आप देख लीजिए। देखो क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी बेस्ट एनालाइज। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होगा? हमको क्या चाहिए? नंबर चाहिए। हमको नंबर चाहिए तो पहला असाइनमेंट दे के हम निकाल सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा प्रोजेक्ट और चौथा पोर्टफोलियो। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो में हम क्वालिटेटिव डाटा लेंगे, हम वर्ड्स लेंगे। जहाँ वर्ड से असाइनमेंट होगा वो क्वालिटेटिव होगा और जहाँ से नंबर से असाइनमेंट होगा वहाँ हमारा क्वांटिटेटिव होगा। देखो हम क्वेश्चनिंग में हम नंबर ले सकते हैं और ये क्वांटिटेटिव डाटा है और ये क्वेश्चन आंसर के साथ जाएगा। प्रश्नावली में हम इसके साथ जा सकते हैं। ये ऑप्शन इसका दूसरा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन? इनमें से कौन सा गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन का नहीं हो सकता? देखो वो एक वो है ना स्पैमो माना कि हमारा जो इवैल्यूएशन के टूल कैसे होना चाहिए। स्पैमो माना S4 क्या है? स्पेसिफिक होना चाहिए। P4 क्या है? प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। और नहीं, प्रेडिक्टेबल नहीं, वो पर्टिनेंट भी होना चाहिए, वो लगातार भी होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए और पर्टिनेंट भी होना चाहिए और
ए फॉर एबिलिटी भी होना चाहिए, अवेबिलिटी भी होना चाहिए, ए फॉर एबिलिटी। पी फॉर क्या, प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए। ओ फॉर एम फॉर क्या हो जाए, मेजरेबल होना चाहिए। ओ फॉर क्या हो जाएगा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि रात हो रही है, अभी गला बैठा हुआ है। तो ये स्पैमो होता है, स्पैमो में ये इवाल्युएशन के टूल्स होते हैं। तो ये रिलायबिलिटी होता है। अरे यार क्या हो रहा है, पहली वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप कर ही दोगे। अ, अ, देखो हिंदी में बोल देता हूँ मैं। विश्वसनीयता होनी चाहिए, हिंदी भी नहीं बोली जाए। इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होनी चाहिए और वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी। देखो वैलिडिटी का मतलब क्या हो गया, वैलिडिटी में ए आ रहा है, ए फॉर एम हो गया, उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए, टूल्स बिल्कुल चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी है, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी से दूर होना चाहिए उसमें। और रियलिबिलिटी है, वो हमारे क्या है, रियल हमारे जो रिलायबिलिटी का मतलब है जितनी बार हम टेस्ट लेंगे वो रिजल्ट क्या देगा, सेम देगा। तो ये रिजल्ट भी सेम देना चाहिए, एम की पूर्ति भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, तीनों ही। एक कॉम्प्रहेंसिबिलिटी भी होनी चाहिए, ये इनकॉम्प्रहेंसिबिलिटी है। तो इसमें इसके साथ नहीं भी जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। अब बहुत गम में था। देखो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग है लर्निंग गैप्स है, और प्रोसेस ऑफ लर्निंग है प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है अधिगम का क्या है, मूल्यांकन कर रहे हैं, अधिगम का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये क्या है, फाइनल रिजल्ट देगा, फाइनल रिजल्ट देगा। तो फाइनल रिजल्ट के साथ हमें कौन सा क्या मिल रहा है, देखो प्रोसेस में हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे क्योंकि इम्प्रूवमेंट की, असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो करता है इम्प्रूवमेंट की बात, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करता है फाइनल प्रोडक्ट की बात। देखो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ये ऑप्शन ही है। बाकी और देख लेते हैं, लर्निंग गैप्स भी इंप्रूवमेंट की बात करेगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के साथ जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, ऑब्जेक्टिव कितने हमारे पूरे हों कितने नहीं है, ये भी काफ़ी हद तक, ये कहाँ तक चले जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग के साथ चला जाएगा। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में फाइनल रिजल्ट आता है और ये प्रोडक्ट के साथ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है। फॉर टीचिंग जियोमेट्रिकल थ्योरम टू द क्लास 8th विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट डिजायरेबल। देखो 8th के स्टूडेंट को हम जियोमेट्री थ्योरम पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा मेथड होगा। पहला प्रोजेक्ट हम दे देंगे, उसमें जियोमेट्रिकल जो थ्योरम है उसको वो समझ सकेगा। एनालिटिक सिंथेटिक है और रिडक्टिव है, और लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन है। देखो लेक्चर के हम डेमोस्ट्रेट को टीचर सेंटर्ड है, पहले ही नकार देंगे कि हम बस लेक्चर देगा और हम समझ लेंगे, डेमोस्ट्रेट करेगा नहीं। अगर कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता तो हम इसको देख सकते हैं, लेकिन ये लास्ट में रखेंगे। डिडक्टिव में हम बस उनको थ्योरी बता देंगे और समझा देंगे, ऐसा भी नहीं है, इससे भी हम बेटर ढूंढेंगे। प्रोजेक्ट में हम चीज़ों को करवा के दिखा देंगे कि ये प्रोजेक्ट ज्योमेट्री पर प्रोजेक्ट करा देंगे। लेकिन एनालिटिक सिंथेटिक मेथड है ना, वो बेस्ट मेथड है। एनालिटिक का मतलब है चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे, टुकड़ों में बांट के हम चीज़ों को, उनकी बारीकियों को सीखेंगे, एनालिटिक करेंगे और फिर उसको पूरा देख लेंगे। एनालिटिक सिंथेटिक मेथड में हम ज्योमेट्रिकल थ्योरम को बेस्ट तरीके से देख सकते हैं। इसका आंसर यही होगा, विश्लेषण संश्लेषण विधि। इसमें क्या है, देखो एनालिटिक का मतलब है हम पार्ट्स में देख लेंगे, एक चीज़ों को बारीकी से देख लेंगे, फिर हमको उस हॉल में देख लेंगे, सिंथेटिक खुद हम निर्माण कर पाएंगे। एनालिटिक सिंथेटिक मैटर, इसका आंसर आ जाएगा। डीप में बता देंगे कभी, अभी तो इतना नहीं है, समरी देखना है। A teacher asks student to write summary of given story which education objective see he is testing। देखो समरी आ रहा है, इसका मतलब समरी आया, उसने समझ लिया है, उसके बाद समरी आएगा। जब भी समरी आएगा उसने समझ के ही बताना है। देखो पहला आया नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा सिंथेटिक सिंथेसिस और चौथा एनालिसिस। देखो पहला ऑप्शन नॉलेज में क्या होता है, हम जो फैक्ट्स होते हैं ना उनके बारे में बात करते हैं, जो हमने चीज़ें सीख ली हैं, रट ली हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो रिकॉल बेस पे होती है ना, जो हमारी परमानेंट मेमोरी में नहीं गई हैं, वो चीज़ें हम देख लेंगे नॉलेज में। लेकिन हम दूसरा है हमारा कॉम्प्रिहेंशन में हम समझ के बताते हैं, तो समरी में भी समझ के हम बताएंगे। सिंथेसिस में नया कुछ कर नहीं रहा है, एनालिसिस में कुछ दोनों स्टोरी में जो पात्र हैं उनमें कोई अंतर दिखा नहीं रहा है कि इस स्टोरी और दूसरी स्टोरी में समझ के जो अंतर देना है वो एनालिसिस होता है। लेकिन समझ के अंतर देना, डिफ्रेंशिएट कर नहीं रहा,
तो इसका आंसर कॉम्प्रिहेंशन चले जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन माने समझ के बता रहा है स्टोरी को, क्या उसका समरी होगा इसका। अगला देखेंगे, द बेस्ट वे टू हैंडल रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास वुड बी टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर वंस अगेन। कि देखो, कक्षा में किसी छात्र के गलत उत्तर को निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा विषय के बारे में एक बार पुनः बताना। ठीक है, ये भी टू टेल स्टूडेंट द आंसर इज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल गलत है कि हम बच्चों को बता देंगे कि आप जो आपने जो बताया वो गलत आंसर है, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। द आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव अ करेक्ट आंसर। और चौथा है टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू आंसर, कि स्पष्ट करना और उसे उत्तर देने की एक अवसर और देना। इसका आंसर फोर्थ ही होगा, लेकिन केवीएस ने क्या कर रखा है, इसका आंसर तीसरा दे रखा, मुझे नहीं पता कैसे दिया है। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर। बच्चे खड़े हुए हैं बहुत सारे, एक ने बच्चे ने गलत दिया है तो उसको बोलेंगे अगर आपने गलत बताया तो ये बताएगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चा जिन्होंने गलत बताया पहले उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर उसको एक और चांस दोगे बताने का। तो ये आंसर इसका फोर्थ जाना चाहिए, बट केवीएस ने तीसरा देख रहा, हम कुछ नहीं कर सकते केवीएस का अभी फिलहाल में। तो देखो, in the context of diversity which one of the following is an example of intra-group differentiation। पहले देखो इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप में देखो डिफ्रेंशिएट हम पहले देख लेते हैं, और ग्रुप की बात करें। इंटर का मतलब है दो, और इंट्रा का मतलब एक, और ग्रुप का मतलब है बहुत अलग अलग वेराइटी है। तो इंट्रा माने एक में ही वेराइटी देखना है। इंट्रा ग्रुप डिफ्रेंशिएशन, इंट्रा माने ग्रुप है, एक ही ग्रुप है और उसमें भी डिफरेंसेस देखने हैं, एक ग्रुप के बहुत सारे डिफरेंस देखने हैं। देखो पहला देखते हैं टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ स्कूल। स्कूल है एक और उसका डिफरेंशिएट पार्ट है टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ये हो सकता है आंसर। पीजीटी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स एंड साइंस, एक सब्जेक्ट है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स स्ट्रीम है, ये भी आंसर हो सकता है। प्रिंसिपल एंड स्कूल टीचर एक है और उसके दोनों पार्ट हैं, तो प्रिंसिपल एंड स्कूल टीचर ये भी आंसर हो सकता है। पीजीटी एंड टीजीटी एंड प्राइमरी स्कूल, एक स्कूल में ये है, नहीं ये बेटर नहीं लग रहा कि इसका आंसर फिर भी ये जाएगा। पीजीटी और ह्यूमैनिटी और कॉमर्स एक सब्जेक्ट है उसके बहुत ज़्यादा पार्ट है, तो इंट्रा ग्रुप डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका। अगला आंसर देखते हैं, अगला वो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन द पर्सन इज अ परफॉर्म नॉट लेस देन, इसका आंसर 40% है। ये तो फैक्ट है, और फैक्ट है बस इसको तो रटना ही है। और 40% होता है। और देखो दो फैक्ट और है, दो फैक्ट ये है कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब जो होती है उनमें कितना परसेंट वो मिलता है, 4%। और स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनमें कितना परसेंटेज मिलता है, तो 5% मिलता है। इसको बड़े ध्यान से रखना है, 4% और 5% को और 40% को। आगे चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। देखो काउंसलिंग में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो हमको पहले से सीखना पड़ेगा काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग में क्या है, एक एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट क्या है, बच्चे की हेल्प करेगा। खुद बच्चा डिसीजन नहीं लेगा, बच्चे हेल्प करेंगे और बच्चा खुद डिसीजन लेगा। तो काउंसलिंग को ये है, और उसमें लेगा बच्चा खुद अपना डिसीजन लेगा और बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचाते हैं। और काउंसलिंग में क्या करते हैं, हम बिहेवियर को चेंज करते हैं, पॉजिटिव चेंज लाते हैं। बट अगर हम स्कूल की गाइडेंस की बात करें, गाइडेंस में हम क्या करते हैं, गाइडेंस में हम स्कूल जो वोकेशनल जो होते हैं ना सब्जेक्ट होते हैं, उनमें बच्चों में कोई दिक्कत आ रही है वोकेशनल से सब्जेक्ट, हम गाइडेंस के साथ जाते हैं। गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग का पार्ट ही होता है। नहीं का गाइडेंस बड़ा होता है, काउंसलिंग उसका पार्ट होता है, सॉरी। और काउंसलिंग जो होता है, एक तो डायरेक्टिव होता है, एक नॉन डायरेक्टिव होता है, और एक होता है आपका एक्लेक्टिक होता है। पहला डायरेक्टिव काउंसलिंग है जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टिव काउंसलिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल काउंसलिंग बोलते हैं। क्लिनिकल काउंसल इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर की तरह, हम डॉक्टर मानो, एक पात्र है डॉक्टर है, डॉक्टर उनको बता देगा कि ये क्या नाम है, तुमको डॉक्टर के पास मरीज जाएगा और उनको प्रोसेस बता देगा और वो वहाँ से आ जाएगा। और नॉन डायरेक्ट में क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर में वो अच्छी तरह से डील करा, एक्टिव दोनों का पार्ट है। अभी शॉर्ट में चलते हैं। तो डायरेक्टिव में क्या करेगा, क्या करेगा, पहले बच्चे एक बच्चा जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर लगाओ, डायरेक्ट में डॉक्टर आएगा, डॉक्टर के पास बच्चा जाएगा, पहले बच्चे का डॉक्टर एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करेगा तो वो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके वो डाटा इकट्ठा करेगा, एनालिसिस डाटा इकट्ठा करेगा, डाटा इकट्ठा करके वो चीज़ों को जोड़ेगा, देखेगा क्या प्रॉब्लम है इसमें, फिर वो सिंथेसिस कर लेगा, सिंथेसिस डायग्नोस वो पता लगा लेगा, क्या पता लगा लेगा। प्रोग्नोसिस माने क्या है, प्रोग्नोसिस माने ये होता है कि वो आगे का पूर्व अनुमान लगा लेता है कि आगे क्या क्या तुमको ये करना है, तुमको ये होना है, तुमको ये चीज़ें करना है। तो प्रोग्नोसिस मैंने हमारा फ्यूचरिस्टिक होता है डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस तो ये है पुराना देख लिया, और वही डायग्नोसिस अगर फ्यूचर के लिए हो तो वो प्रोग्नोसिस कहलाता है। और काउंसलिंग करेगा, काउंसलिंग करेगा
फिर फॉलोअप करेगा। फॉलोअप का मतलब है कि आगे आगे रिजल्ट आएगा उनको देखता रहेगा और फॉलो करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी और कितना उतार चढ़ाव आ रहा है तो सारी चीज़ों को वो फॉलोअप करता रहेगा। दोबारा भी जाएंगे तो फॉलोअप में आ जाएगा। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसका आंसर फोर्थ ही हो जाएगा। एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग और फॉलोअप। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सो दैट द स्टूडेंट इज मेंटली हेल्दी। ऐसा कौन सा केस है इनमें से कि वो शो करेगा कि बच्चा मेंटली हेल्थी है। द स्टूडेंट हु हैड फेल्ड एन एग्जामिनेशन फील सैड फॉर 2-3 days एंड अगेन स्टार्ट प्रिपरेशन। 2-3 दिन क्या फील सैड करेगा और फिर उसके बाद स्टार्ट प्रिपरेशन कर देगा। स्टूडेंट हु हैज़ फेल्ड इन एग्जामिनेशन डज नॉट केयर और कीप इंजॉइंग लाइफ। वो केयर ही नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल मस्त आदमी है जो कि एग्जामिनेशन फेल होगा उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा और नहीं वो लाइफ में इंजॉय भी कर रहा है। सॉरी। A student who has failed in examination feels sad for weeks and parents console him to अगेन प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। वो फील करता है एक वीक के लिए और फिर उसको पेरेंट कंसोल करते हैं कि तू यार प्रिपेयर कर ले आगे के लिए, कम से कम ऐसे तो मत कर, एक बार फेल हो गया तो दोबारा कर ले। A student who has failed in examination feel guilty and decide to take a leave from school। बच्चा बिल्कुल ही रेस्ट ले रहा है तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही चला जाएगा। बच्चे ने 2-3 दिन के लिए तो क्या करा, फील किया सैड, लेकिन फिर उन्होंने स्टार्ट प्रिपरेशन कर दिया तो ये ऑप्शन हमारा सही जाएगा। फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल अमॉन्ग क्लास 7th स्टूडेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी। 7th क्लास का बच्चा में डेवलपमेंट करनी है राइटिंग स्किल, कौन सा एक्टिविटी करेगा तो ये करेगा आस्किंग द स्टूडेंट टू डेवलप द पावर ऑफ प्रेसिडेंट डिस्क्राइब सॉरी asking the student to describe the power of president, asking student to describe my experience of class 7, asking student to write an essay on independence day, asking the student to describe the title my one day at moon। देखो माई एक्सपीरियंस ऑफ क्लास 7th में बच्चा अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कर पाएगा। जहाँ बच्चे की अभिव्यक्ति होगी वो अच्छा सा आएगा क्योंकि उसके हम रटा रटाया ज्ञान नहीं होगा। एक्सप्रेस करेगा, समझ के द्वारा करेगा, एक्सपीरियंस के द्वारा करेगा। तो ये आपका आंसर इसका सेकंड चला जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक कैन नॉट बी टॉट ऑन स्कूल थ्रू द कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। लर्निंग रिसोर्स कम्युनिटी को हम मानते हैं, उनमें कौन सा पार्ट बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। कंसेप्ट ऑफ फ्लोवर डाइवर्सिटी, कम्युनिटी के थ्रू फ्लोवर डाइवर्सिटी पढ़ा सकता है कि फ्लावर दिखा के कि ये डाइवर्सिटी है। आप वहाँ से ले जाओ फूल की दुकान पे, ये गेंदा का है, ये गुलाब का है, ये उसका, तो फ्लोरल डाइवर्सिटी हम पढ़ाते हैं। कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन बेकरी की दुकान पे ले जाओ कि आपने दही बना लिया, आपने ये बना लिया, आपने वो बना लिया, तो फर्मेंटेशन आप कर सकते हो। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत एक परमाणु होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नैनो में आता है और आप उनको दिखा ही नहीं सकते। कम्युनिटी में कैसे यूज़ हो सकते हैं, नहीं। कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन आप दिखा सकते हो कैसे ब्रेक लग रही है, रपटते नहीं है बेंच, कुछ भी वाहन दिखाकर मैंने फ्रैक्शन को हम भी समझा सकते हैं कम्युनिटी में। बट हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ये तो बिल्कुल भी नहीं समझा सकते हम कम्युनिटी से। तो कम्युनिटी रिसोर्स में हम ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर हाँ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी द फंक्शन ऑफ कोच। कोच का फंक्शन है कोच ट्रेनिंग कराएगा, बिल्कुल सही बात है। कोच टीचिंग कराएगा, मॉनिटरिंग कराएगा, एडवोकेटिंग कराएगा। देखो टीचर कोच है, फंक्शन कर रहा है, कोच ट्रेनिंग देता है। एक खिलाड़ी को कोच, ऐसे मानो एक खिलाड़ी है एक कोच है तो वो ट्रेनिंग भी देगा, वो टीच भी करेगा, वो मॉनिटर भी करेगा। मॉनिटर माने वो प्रोग्रेस कितना कर रहा है, कितना उसको कंट्रोल भी करेगा, बट एडवोकेटिंग नहीं करेगा। इसका आंसर फोर्थ ही चला जाएगा, इसमें समझाने की ज़्यादा बात ही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन इंस्ट्रक्शन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इंस्ट्रक्शन आर अबाउट डू एंड डोंट्स में होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन जो होते हैं डू एंड डोंट में होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व डिटेल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन आर वार्निंग। इंस्ट्रक्शन हेल्प इन मेकिंग अ टास्क अचीवेबल। जो इंस्ट्रक्शन दिए जाता है ना उसमें डू एंड डोंट होता है, उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन भी होती है, मेकिंग अ टास्क अचीवेबल वो भी होता है, लेकिन वार्निंग नहीं देते उसमें। जब डोंट और डोंट नोज में आपको दे दिया है तो वार्निंग देने की क्या ज़रूरत है, तो वार्निंग चेतावनी नहीं देते उसमें। While setting goal in teaching learning, a teacher can be overlook the fact that set goal are achievable, set goal are understandable by each student, set goal are finally or fully achieved by one and all, set goal are set in easy language। देखो अधिगम शिक्षण में उद्देश्य तय करने में शिक्षक किस तथ्य की अनदेखी कर सकता है। गोल अचीवेबल होना चाहिए, इसकी तो नहीं करेगा। डिजायरेबल होनी चाहिए,
अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और इजी लैंग्वेज में होने चाहिए, लेकिन सबको अचीव हो जाना चाहिए फुल एंड फाइनली एंड फुल्ली अचीव होना चाहिए और सबको वन एंड ऑल, ये नहीं होगा। इसको इग्नोर कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल टीचर एज अ टीम बिल्डर। टीम बिल्डर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे सकती है? मोटिवेटर, कोऑर्डिनेटर, डेमोक्रेटिव, कंट्रोलर और एम सेटर। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टीम बिल्डर है एक टीचर है, टीम बिल्ड करेगा। टीम का मतलब है ग्रुप को बिल्ड करेगा, तो ग्रुप को मोटिवेट भी करेगा, कोऑर्डिनेट भी करेगा ग्रुप, क्योंकि टीम बिल्डिंग में ग्रुप ही आ जाता है। और डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल तो करेगा लेकिन डेमोक्रेटिक करेगा। हम कंट्रोल तो करेगा, डेमोक्रेटिक करेगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। एम सेटर ये नहीं करता। टीचर एम सेटर नहीं होता। टीचर या तो प्रिंसिपल करेगा एम सेट, या फिर हमारा एजुकेशन करती है या पॉलिसीज करती है एम सेट। तो हम विजन सेट करता तो भी विजन सेट में पार्टिसिपेट करता शेयर्ड विजन में, बट ये टीचर खुद नहीं करेगा, तो इसका आंसर 40 चला जाएगा। द टास्क ऑफ द स्कूल लीडरशिप इज नॉट टू स्टिमुलेट लर्नर टू विन अ स्पोर्ट ट्रॉफी। एक टास्क है स्कूल लीडरशिप का, वो नहीं होना चाहिए स्टिमुलेट लर्नर टू विन ट्रॉफी, पास अ जजमेंटल रिमार्क, सीक अ बैलेंस बिटवीन करिकुलर को-करी एक्टिविटीज, एस्पायर फॉर गुड स्कूल रिजल्ट। देखो स्टिमुलेट करेगा बच्चों को स्कूल ट्रॉफी के लिए। एक स्कूल जो टास्क है स्कूल लीडरशिप का कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। स्कूल टीफर ट्रॉफी के लिए हम क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। पास जजमेंटल रिमार्क तो हम पास नहीं करेंगे, यही इसका नेगेटिव है यहाँ पे। सी का बैलेंस बिटवीन करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये भी सही है। एस्पायर और गुड स्कूल रिजल्ट, उनको एक एस्पिरेशन देंगे कि अच्छा सा रिजल्ट आए, लेकिन पास जजमेंटल रिमार्क नहीं देंगे हम। अगला चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग में प्रूव द बेस्ट हेल्पिंग इन डेवलपिंग अ विजन फॉर रूरल डेवलपमेंट। रूरल स्कूल के लिए हमने एक डेवलप करना है विजन, तो विजन कौन करेगा? विलेज का प्रधान, टाउन एंड कंट्री प्लानर, एन एजुकेशन टूर ऑपरेटर एंड स्टेट हेल्थ ऑफिसर। हेल्थ ऑफिसर एक विजन स्कूल का नहीं कर सकता। विजन करना है तो होलिस्टिक आना चाहिए, विजन में सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो नहीं। विलेज प्रधान नहीं करेगा, टाउन एंड कंट्री प्लानर नहीं करेगा, कोई टाउन और कंट्री प्लानर नहीं करेगा। एजुकेशन टूर ऑपरेटर है वो विजन स्कूल का कर सकता है, रूरल विलेज का, तो इसका आंसर ये जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी द एम ऑफ एजुकेशन फॉर टीजीटी। टीजीटी के लिए एम ऑफ एजुकेशन नहीं है। रिमेंबर बाय हार्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिल से याद करना है, और दिल से इसको रॉन्ग करना है। ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग ट्रैफिक रूल टू हेल्प इन अ मेकिंग सिविलाइज सिटीजन। हेल्प कर रहा है सिविलाइज सिटीजन के लिए, ये हमारा एम हो सकता है एजुकेशन का। ट्रेनिंग हम कर रहे हैं ट्रैफिक रूल का, ये भी एम हो सकता है एजुकेशन का। ट्रेनिंग स्टैंड फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये तो हो ही सकता है, लेकिन जब रिमेंबर बाय हार्ट है, इसको रिमेंबर बाय हार्ट ही हम इसको रॉन्ग करेंगे, क्योंकि रिमेंबर हम किसी चीज़ को रटाएंगे बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बाय टॉकिंग ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, NEP 2020 wants to pay attention on filling up the holes in our education system, equality of opportunities in education, giving due percentage to all cognitive and affective domains, designing same course of throughout India। थ्रू आउट में एक ही कोर्स डिज़ाइन करेंगे भाई, कोर्स डिज़ाइन एक नहीं होता, सिलेबस डिज़ाइन एक नहीं होता, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ कैसा पर्सपेक्टिव है। ये तो इसका गलती हो जाएगा आंसर। और हम देखते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, समग्र होना चाहिए, सारे पर्सपेक्टिव को हमको इंक्लूड करना है। फिलिंग अप द होल्स इन एजुकेशन सिस्टम, ये भी सही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, इक्वालिटी होना चाहिए, बट होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। डेवलपमेंट कितने डोमेन में? तीनों में होना चाहिए। कॉग्निटिव में, साइकोमोटर में और अफेक्टिव, तीनों में आपका डेवलपमेंट में डोमेन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? विच वन ऑफ द टॉक्ड ऑफ कंप्यूटर लर्निंग इन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस? राधाकृष्ण मुदालियर कमीशन और कोठारी कमीशन एंड NEP 1986। भाई इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस कंप्यूटर लर्निंग के बारे में बात की है। देखो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। और पहली वीडियो क्या करें अब,